नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने ऑडिशन अमन प्रयास जिक्र में। जैसा कि फ्रेंड्स, आपका एसएससी जीडी का एग्ज़ाम जो है 27 अप्रैल से शुरू होना है। उसके लिए जो हमने PYQ जो सीरीज स्टार्ट किया था, उसके अंतर्गत ये आपका नेक्स्ट वीडियो है, जिसमें हम लोग टॉप 50 जीके जिसके क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि सबसे ज़्यादा रिपीट होने की संभावना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। इससे पहले अगर आप लोग जो है चैनल पर नए हैं, चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लेंगे, नोटिफिकेशन बेल कॉल पर क्लिक कर लेंगे और PDF के लिए जो है आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे, जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। तो आज का जो हमारा पहला जो प्रश्न है वह है कि भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी अनमोल खर्ब जो है किस राज्य से जो है संबंधित है। 4 ऑप्शन जो है यहाँ पर दिए जाएंगे। उन 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन जो होगा आपका हरियाणा का होगा। ऑप्शन नंबर बी, जो कि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अनमोल खर्ब की बात करते हैं तो 16 साल की उम्र में ही जो है इन्होंने सीनियर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 का खिताब जो है ये इन्होंने जो है जीता था। उन्हें जो है भारतीय महिला बैडमिंटन की एक नई सनसनी जो है माना जाता है। तो आप इसको याद रखेंगे। बाकी वीडियो में आगे बढ़ते हैं उससे पहले जिनका भी SSC जीडी का एग्ज़ाम है, अपनी तैयारी को और मजबूती देना चाहते हैं, तो आप लोग जो है हमारे द्वारा जो SSC जीडी का जो प्रिपरेशन ग्रुप बनाया गया है उसमें जो है ज्वाइन हो सकते हैं। इसमें आपको जो है 1000 प्लस एक्सपेक्टेड क्वेश्चन को जो है HTML मॉक के माध्यम से जो है कराया जाएगा। उसके साथ ही जो है आपको यहाँ पर उसका बाइलिंगुअल जो PDF है दिया जाएगा विथ डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ। डेली 50 क्वेश्चन का जो क्यू जो है आपका यहाँ पर होता है, मॉक होता है। ये आपका जो है 600 से 700 क्वेश्चन जो है अब तक हो गए हैं। और जो है जब तक एग्ज़ाम आपका स्टार्ट नहीं हो जाता है तब तक जो है आपके यूँ ही जो है चलते रहेगा। इसके अलावा जब आपका एग्ज़ाम स्टार्ट होगा तब जो आपका उसका जो एनालिसिस का PDF होगा और उसका जो क्यूज होगा वो भी आपको यहाँ पर कराया जाएगा। साथ में SSC जीडी 2025 का जो PYQ है वो भी आपको यहाँ पर जो है फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराया जाएगा। साथ में 40 प्लस जो टॉपिक वाइज प्रयास ईबुक है वो भी जो है आपको यहाँ पर दिया जाएगा। ज्वाइन होने के लिए जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, कमेंट सेक्शन में पिन है। इसके अलावा हमारा व्हाट्सअप नंबर है, यहाँ पर आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं मात्र 49 रुपये में। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला जो प्रश्न हुआ है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी कि मनरेगा के अंतर्गत एक वित्तीय वर्ष में ग्रामीण परिवारों को कितने दिनों के गारंटीकृत रोजगार का जो है प्रावधान था। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका यहाँ पर 100 डेज यानी कि 100 दिन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। मनरेगा जो आपका आया था 2005 में, उसके तहत जो है प्रत्येक ग्रामीण परिवार को जो है 100 दिन की रोजगार जो है कानूनी रूप से अनिवार्य किया गया था। इसके अलावा जो है सूखा प्रभावित क्षेत्रों में या विशेष परिस्थिति में जो है ये अवधि 150 दिन तक भी जो है बढ़ाई जा सकती है। इसके अलावा जो है वर्तमान स्थिति की बात करते हैं तो मनरेगा कानून को जो है निरस्त कर दिया गया है और इसके जगह जो है आपका VVG राम जो आपका है वो नया कानून जो है आपका आया है, जिसके अंतर्गत जो है आपका 125 दिनों का जो है आपका रोजगार देने का जो प्रावधान है वो आपका यहाँ पर किया गया है। तो आप इसको याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि 2011 के जनगणना के अनुसार जो है निम्नलिखित में से किस धार्मिक समुदाय का अनुपात भारतीय जनसंख्या में सबसे कम है। सबसे कम पूछा है तो इसका राइट आंसर जो है आपका जैन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 2011 की जनगणना की आंकड़ों के अनुसार बात करते हैं तो भारत के प्रमुख धार्मिक समुदाय में जो है जैन समुदाय की जनसंख्या का अनुपात जो है सबसे कम है। जैन धर्म की अनुयायी जो है भारत की कुल जनसंख्या का 0.4% यानी कि 45 लाख है। यह समुदाय जो है अपनी उच्च साक्षरता दर 94.88% के लिए जो है जाना जाता है, जो राष्ट्रीय औसत से जो है काफ़ी अधिक है। इसके अलावा धार्मिक जनसंख्या का जो है ब्रेकडाउन करें तो 2011 की जनगणना के अनुसार तो सबसे ज़्यादा जो है हिंदू की प्रतिशत है 79.8%, मुस्लिम का जो है 14.2% है, ईसाई जो है थर्ड स्थान पर है 2.3%। इसके अलावा सिख की बात करते हैं तो 1.7%, बुद्धिस्ट की बात करते हैं तो 0.7% और सबसे कम जो है 0.4% आपका जैन है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य श्री सिडके को जो है किस नृत्य शैली में उनके योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से जो है सम्मानित किया गया है। राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी यानी कि कथक जो है आपका यहाँ पर हो जाएगा। कथक की बात करते हैं तो कथक जो है आपका यहाँ पर उत्तर भारत का जो है एक आपका यहाँ पर शास्त्रीय नृत्य है, मुख्यतः यूपी। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। इसके अलावा भरतनाट्यम जो है आपका यहाँ पर तमिलनाडु का जो है शास्त्रीय नृत्य है, तो इसको भी याद रखिएगा। ओडिसी जो है आपका यहाँ पर उड़ीसा का जो है शास्त्रीय नृत्य है। इसके अलावा कुचिपुड़ी जो है आपका यहाँ पर आंध्र प्रदेश का जो है शास्त्रीय नृत्य है, तो इसको भी याद रखिएगा।
इसके अलावा जो है आपका यहाँ पर एक सतरिया शास्त्रीय नृत्य है जो कि आपका यहाँ पर असम का है। इसके अलावा जो है आपका यहाँ पर केरल से जो है 2 शास्त्रीय नृत्य का जो है ताल्लुकात है। एक आपका यहाँ पर जो है मोहिनीअट्टम है और एक आपका यहाँ पर जो है कथकली है, तो इन दोनों को याद रखिएगा। और एक जो है आपका यहाँ पर मणिपुरी है, मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य जो कि आपका यहाँ पर मणिपुर का जो है शास्त्रीय नृत्य है, तो इसको भी याद रखिएगा। एक आपका छऊ नृत्य है जिसको जो है भारत का संस्कृति मंत्रालय जो है शास्त्रीय नृत्य का दर्जा प्रदान किए हुए है। छऊ की बात करते हैं तो छऊ जो है 3 अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से मनाया जाता है। पुरुलिया छऊ जो है पश्चिम बंगाल में, इसके अलावा जो है सरायकेला छऊ जो है झारखंड में, और मयूरभंज छऊ जो है आपका यहाँ पर ओडिशा में मनाया जाता है। छऊ मुख्यतः जो है पूर्वी भारत का जो है शास्त्रीय नृत्य है अकॉर्डिंग टू संस्कृति मंत्रालय। अगला क्वेश्चन है कि हर्यक राजवंश के किस शासक ने जो है कौशल, काशी और वज्जी जैसे कई शक्तिशाली पड़ोसी राज्यों पर जो है विजय प्राप्त की थी? तो राइट आंसर जो आपका होगा अजात शत्रु जो है आपका ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अजात शत्रु की बात करते हैं तो हर्यक वंश का स्थापना जो किया था बिंबिसार, उसका जो है ये आपका यहाँ पर पुत्र था और अपने पिता की हत्या करके ही जो है इसने जो है गद्दी जो है हत्याया था। हर्यक वंश का अगला शासक जो है बिंबिसार के बाद जो है बना था और उसने जो है युद्धों में महाशिला, कंटक और रथ, मुसल जैसे नए हथियारों का भी उपयोग किया था। इसके अलावा जो प्रथम बौद्ध संगीति का जो आयोजन है इसी के कार्यकाल में जो है आपका यहाँ पर हुआ था, तो इसको भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 165 निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति से संबंधित है? 4 ऑप्शन था। एक आंसर जो होगा आपका यहाँ पर एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट्स यानी कि राज्य के महाधिवक्ता, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसकी नियुक्ति जो है राज्यपाल के द्वारा यहाँ पर किया जाता है। इसकी योग्यता की बात करेंगे राज्य के महाधिवक्ता बनने की, तो उच्च न्यायालय यानी कि हाईकोर्ट के न्यायाधीश बनने का जो योग्यता है वही योग्यता आपका यहाँ पर राज्य के महाधिवक्ता बनने के भी है। इसके अलावा इसके कार्य की बात करेंगे तो राज्य को जो है सर्वोच्च कानूनी अधिकारी है, यानी कि राज्य को जो है आपका कानून के मामले में जो है ये आपका सहायता प्रदान करता है, ठीक है, एक तरह से जो है सलाह देता है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड से संबंधित है? 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन आपका आर्टिकल 44 का था जो कि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके उद्देश्य की बात करेंगे तो उसका उद्देश्य साफ है, विवाह, तलाक, विरासत, संपत्ति जैसे व्यक्तिगत मामलों के लिए जो है सभी धर्मों के नागरिकों के लिए एक समान कानून बनाना। इसके अलावा इसके स्थान की बात करेंगे तो ये जो है भाग 4 जो कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी कि DPSP के तहत आता है, ठीक है, तो उसी के अंतर्गत जो है आपका आर्टिकल 44 भी आता है। इसके अलावा वर्तमान स्थिति की बात करेंगे तो गोवा भारत का एकमात्र राज्य है जहाँ समान नागरिक संहिता जो है आज़ादी के पहले से ही जो है लागू है, ठीक है। इसके अलावा आज़ादी के बाद बात करेंगे कि आज़ादी के बाद लागू होने वाला जो है आपका सिविल कोड जो लागू किया है वो स्टेट कौन सा है, तो ये स्टेट आपका जो है उत्तराखंड है, तो आप इसको भी याद रखिएगा। हाल ही में जो है असम में भी जो है आपका यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है आपका यहाँ पर पास हुआ है, तो उसको भी याद रखिएगा। अगला है कि संयुक्त राष्ट्र के द्वारा जो है किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष घोषित किया गया था, यानी इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स बाय द यूनाइटेड नेशन? तो इसका राइट आंसर जो है आपका ऑप्शन नंबर सी 2023 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा ई कॉमर्स का एक लाभ है, यानी बेनिफिट्स ऑफ ई कॉमर्स? तो इसका राइट आंसर जो है वाइड या ग्लोबल रीच यानी कि विस्तृत बाजार, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ई कॉमर्स का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह भौगोलिक सीमाओं को जो है समाप्त करता है, जिससे विक्रेता अपने उत्पाद को दुनिया भर में किसी भी स्थान पर ग्राहकों तक जो है पहुंचा सकता है, ठीक है, तो इसको याद रखना है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन जो है कि टी बाला सरस्वती जो है एक नृत्यांगना और अभिनेत्री थी, किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य की प्रतिपादक थी? तो इसका राइट आंसर जो होगा आपका यहाँ पर भरतनाट्यम जो है आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर। इसके अलावा टी बाला सरस्वती की बात करेंगे तो भारतीय नृत्यांगना भी थी, अभिनेत्री भी थी और भरतनाट्यम शैली के लिए जो है ये जानी जाती थी। उन्होंने जो है इस शास्त्रीय नृत्य को न केवल भारत में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी जो है लोकप्रिय बनाया और 1977 में पद्म विभूषण से भी जो है इन्हें सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन जो है कि 1961 में अर्जुन पुरस्कार के पहले संस्करण में जो है कितने लोगों को अर्जुन पुरस्कार जो है मिला था? तो अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत की जब हम लोग बात करते हैं तो 1961 में जो है इसका शुरुआत हुआ था और पहले जो है 20 लोगों को ये पुरस्कार जो है यहाँ पर दिया गया था, तो इसका राइट आंसर जो है 20 हो जाएगा। और ये जो पुरस्कार है भारत सरकार के द्वारा जो है विभिन्न खेलों में उत्कृष्ट उपलब्धि को मान्यता देने के लिए जो है शुरू किया गया था। कल हम लोगों ने जो है द्रोणाचार्य पुरस्कार के बारे में देखा था कि द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है वो आपका यहाँ पर कब शुरू हुआ था, तो वो हुआ था आपका 1985 में। ये जो द्रोणाचार्य जो पुरस्कार है जो आपके खिलाड़ी होते हैं उनके कोचों को जो है दिया जाता है और ये जो अर्जुन पुरस्कार है ये आपका खिलाड़ी को दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि
भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 61 जो है किस आर्थिक मॉडल पर आधारित थी? राइट आंसर जो आपका होगा हैरोल्ड डोमन मॉडल जो है इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसके ड्यूरेशन की बात करेंगे पहले पंचवर्षीय योजना का, तो 1951 में आपका यहाँ पर शुरू हुआ था और 1956 तक जो है चला था। इसके प्राइमरी फोकस की यानी कि मुख्य उद्देश्य की बात करते हैं तो कृषि विकास, सिंचाई और ऊर्जा परियोजनाओं पर जो है जोर देना इसका मुख्य उद्देश्य था। इसके अध्यक्ष की बात करते हैं तो जवाहरलाल नेहरू जो है इसके अध्यक्ष हुआ करते थे, यानी कि जो प्रधानमंत्री होता था उस समय वही जो है पंचवर्षीय योजना का भी जो है यहाँ पर अध्यक्ष जो है होता था। ये योजना जो है आपका यहाँ पर सफल रहा था क्योंकि लक्ष्य 2.1% का रखा गया था और हासिल जो हुआ था 3.6% जो है यहाँ पर हुआ था। इसके अलावा जो आपका महालनोबिस मॉडल जो है ये आपका सेकेंड जो 5 ईयर प्लान जो है 1956 से आपका 1961 तक चला था, उस ये जो है महालनोबिस मॉडल पर ही जो है आधारित था। अगला क्वेश्चन है कि सर्दियों में भारत के उत्तरी मैदानों में तापमान जल के हिमांक से नीचे क्यों नहीं गिरता? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हिमालय के द्वारा ठंडी साइबेरियाई हवाओं को रोकना इसका राइट आंसर हो जाएगा। हिमालय की बात करते हैं तो हिमालय जो है एक जलवायु अवरोधक के रूप में जो है कार्य करता है, जो मध्य एशिया की ठंडी हवाओं को मैदानी इलाके में जो है आने से रोकता है, जिससे तापमान जो है सामान्य से जो है ऊपर बना रहता है। अगला क्वेश्चन है कि आधारीय काय और तारक केंद्र लगभग एक जैसे सूक्ष्म संरचना को दर्शाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन उन्हें एक दूसरे से अलग करता है? तो इसका राइट आंसर जो था आपका ऑप्शन नंबर जो आपका सी है, यानी कि तारक केंद्र में दूरस्थ उपांग होते हैं लेकिन आधारी काय में ये नहीं होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर था। कुछ सिमिलरिटी भी है यानी कि समानता भी है, जैसे तारक केंद्र जो है, तारक केंद्र और आधारी काय दोनों की संरचना जो है 9+0 व्यवस्था माइक्रोट्यूबुल ट्रिपलेट की होती है। अंतर की बात करेंगे तो तारक केंद्र सेंट्रोसोम का हिस्सा होता है, उनके पास जो है दूरस्थ उपांग होते हैं जो कोशिका विभाजन के दौरान तुर्क तंतु से जुड़े होते हैं, जबकि आधारी काय जो सिलिया फ्लैगेला के आधार पर होते हैं उनमें यह विशिष्ट उपांग नहीं होता। तो आप इसको याद रखेंगे। अगला है कि प्रसिद्ध गायिका बेगम अख्तर को जो है किस लोकप्रिय उपाधि से यहाँ पर सम्मानित किया गया था? 4 ऑप्शन जो है यहाँ पर दिए गए थे, उन 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन जो है आपका यहाँ पर मलिका-ए-गज़ल यानी कि गज़लों की रानी जो है यहाँ पर इसका राइट आंसर था। बेगम अख्तर जिसका मूल नाम जो है अख्तरी बाई फैजावादी थी, एक प्रसिद्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायिका थी। विशेष रूप से जो है मलिका-ए-गज़ल की किताब से जाना जाता है। 1968 में इन्हें जो है पद्मश्री का अवार्ड 1975 में जो है पद्म विभूषण का अवार्ड दिया गया था, लेकिन मरणोपरांत। अगला क्वेश्चन है कि PMAY 2.0 के तहत AWS परिवारों के लिए वार्षिक पारिवारिक आय की अधिकतम सीमा क्या है? राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी 3 लाख रुपए जो है इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि भारत के तमिलनाडु राज्य में सूर्यदेव को समर्पित मुख्य फसल उत्सव कौन सा है? राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी यानी पोंगल जो है इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। पोंगल जो है 4 दिनों का त्यौहार है। 4 दिनों में भोगी पोंगल, थाई पोंगल, मट्टू पोंगल और कानुम पोंगल जो है मनाया जाता है। उद्देश्य की बात करेंगे तो अच्छी फसल के लिए जो है सूर्यदेव को धन्यवाद देना है और नए चावल को दूध और गुड़ के साथ मिट्टी के बर्तन में उबालना वहाँ का जो है परंपरा है। अगला क्वेश्चन जो है वो आपका पूछा गया कि किस रूसी रसायनज्ञ ने जो है 1872 में एक जर्मन पत्रिका में अपनी आवर्त सारणी प्रकाशित की थी? राइट आंसर जो है दिमित्री मेंडलेव जो है यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1872 में एक जर्मन पत्रिका में जो है तत्वों की आवर्त सारणी प्रकाशित करने वाले रूसी रसायनज्ञ दिमित्री मेंडलेव थे। उन्होंने जो है तत्वों को उनके परमाणु भार के आधार पर जो है व्यवस्थित किया और कई अज्ञात तत्वों की भविष्यवाणी भी की, जो आधुनिक रसायन विज्ञान की नींव बनी। अगला क्वेश्चन जो है कि दिसंबर 2025 तक जो है भारत सरकार में केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री कौन हैं? राइट आंसर जो है किरेन रिजिजू जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, किरेन रिजिजू की बात करते हैं तो 11 जून 2024 को जो है इन्होंने ये कार्यभार संभाला था और दिसंबर 2025 तक जो है इस पद पर ये बने रहे। इसके अलावा जो है डॉक्टर एल मुरुगन और श्री अर्जुन राम मेघवाल जो है संसदीय कार्य मंत्रालय में जो है राज्य मंत्री हैं, तो इसको भी याद रखिएगा। अगला है कि 1930 के दशक के दौरान जो है लॉर्ड जेटलैंड ने जो है भारत से संबंधित निम्नलिखित में से किस संवैधानिक सुधार घटना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? राइट आंसर जो है गोलमेज सम्मेलन यानी कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इसका राइट आंसर हो जाएगा।
लॉर्ड जेटलैंड ने जो है 1930-32 के दौरान जो है लंदन में आयोजित गोलमेज सम्मेलन में जो है सक्रिय भाग लिया था, जो भारत के भावी शासन और संवैधानिक सुधारों पर चर्चा के लिए आयोजित किए गए थे। इसके अलावा 1935 का जो अधिनियम आया था उसमें भी जो है इनकी भूमिका थी। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। बाद में जो है 1935 से 40 तक जो है भारत के राज्य सचिव भी जो है ये रहे थे। अगला क्वेश्चन है कि भारत की पंचवर्षीय योजना के संदर्भ में जो है समृद्धि यानी कि ग्रोथ का अर्थ क्या है। राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी यानी कि देश की वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन की क्षमता में वृद्धि, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना सोनल मानसिंह को जो है किस वर्ष भारत के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से जो है सम्मानित किया गया था। राइट आंसर जो है 2003 यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। वो जो है पद्म भूषण पाने वाली भारत की पहली महिला नर्तकी बनी। 1992 में इन्हें पद्म भूषण से भी नवाजा गया। अगला है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य को अनुसूचित जातियों यानी एससी और अनुसूचित जनजातियों यानी एसटी के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देने का निर्देश दिया गया। आर्टिकल 46 जो है इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ये जो है भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी के अंतर्गत ही आता है। उद्देश्य जो है एससी एसटी और कमजोर वर्ग के शैक्षिक आर्थिक हितों को बढ़ावा देना और शोषण से सुरक्षा जो है इसका उद्देश्य है। अगला है कि एक लवण यानी सॉल्ट के एक सूत्र इकाई में उपस्थित जल के अणुओं की एक निश्चित संख्या को क्या कहा जाता है। राइट आंसर जो है क्रिस्टलन का जल जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा जो है द फिक्स्ड कांस्टेंट नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स केमिकली बॉन्डेड विथ इन वन फार्मूला यूनिट ऑफ क्रिस्टलाइन सॉल्ट इज नॉन एज द वाटर ऑफ crystallization. This water defines the crystall's structure and formula such as the 5 molecule in copper sulfate CuSO4 5H2O. अगला है कि फिल्म क्यून 2014 में आया था कि प्रसिद्ध गीत है लंदन ठुमका दा को जो है किसने गाया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी नेहा कक्कर यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 2014 की फिल्म क्यून के प्रसिद्ध गीत लंदन ठुमका दा की मुख्य महिला गायिका जो है नेहा कक्कर है। अमित द्विवेदी के द्वारा संगीतबद्ध इस लोकप्रिय वेंडिंग सॉन्ग को जो है नेहा कक्कर के साथ जो है जंजुआ और सोनू कक्कर ने भी जो है गाया था। अगला है कि भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में जो है किसे नियुक्त किया गया है। राइट आंसर जो है ज्ञानेश कुमार ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। इन्होंने जो है 19 फरवरी 2025 को भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में जो है पदभार संभाला और इन्होंने जो है राजीव कुमार का जो है स्थान लिया था, जिनका कार्यकाल 18 फरवरी 2025 को समाप्त हुआ था। इसके अलावा ज्ञानेश कुमार जो है केरल कैडर के 1988 बैच के जो है IAS अधिकारी हैं। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। चयन प्रक्रिया सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं तो हाल ही में चेंजेस भी हुए थे और उनकी नियुक्ति जो है प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली एक उच्च स्तरीय समिति की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया गया था। इनके कार्यकाल की बात करेंगे तो मुख्य चुनाव आयुक्त का जो कार्यकाल होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो पहले हो तक का होता है। उनका कार्यकाल जनवरी 2029 तक रहने की संभावना है। वर्तमान में आयोग में जो है ज्ञानेश कुमार CEC के साथ जो है सुखवीर सिंह संधू और विवेक जोशी जो है चुनाव आयुक्त के रूप में जो है कार्यरत है। अगला क्वेश्चन जो है उससे पहले दोस्तों आपको बताएं कि अनुच्छेद 324 जो है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 324 चुनाव आयोग की स्थापना संरचना और शक्तियों से संबंधित है और प्रथम चुनाव आयुक्त की बात करते हैं तो ये आपके जो है सुकुमार सेन थे। अगला है कि 2011 की जनगणना के अनुसार जो है निम्नलिखित में से किस दक्षिण राज्य की साक्षरता दर सबसे कम है। दक्षिण राज्य की बात करते हैं तो आंध्र प्रदेश ऑप्शन नंबर डी जो है इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आंध्र प्रदेश का साक्षरता जो है 67.02% है, जो कि सबसे कम है दक्षिण राज्यों में। सबसे ज़्यादा केरल में है दक्षिण राज्यों में और साथ में भारत में भी है। तमिलनाडु में 80.09 है, कर्नाटक में 75.36% है। अगला क्वेश्चन है कि सार्वजनिक सत्य धर्म पुस्तक के लेखक कौन है। राइट आंसर जो है आपका यहाँ पर ज्योतिबा फुल्ले जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये पुस्तक जो है 1891 में यहाँ पर प्रकाशित हुआ, जो उनके द्वारा स्थापित सत्य शोधक समाज 1873 के सामाजिक समानता के विचारों को दर्शाता है। इसके अलावा ज्योतिबा फुल्ले ने जो है महिला शिक्षा और दलित उत्थान के लिए भी जो है कार्य किया और उनकी अन्य प्रसिद्ध पुस्तकों की बात करते हैं तो गुलामगिरी 1870 में और सेतक्याचा असुर है। ठीक है, तो इन सभी को भी याद रखेंगे। अगला है कि एक उपभोक्ता को वस्तुओं और सेवाओं को खरीदने की क्षमता कहाँ से प्राप्त होती है, तो इसका राइट आंसर इनकम से प्राप्त होती है। आय ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। अगला है हिंद महासागर के विकास से पहले लगभग 250 से 50 मिलियन वर्ष पूर्व स्थित प्राचीन महासागर कौन सा था। राइट आंसर जो है
टेथिस सागर जो है इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। हिंद महासागर के विकास से पहले ये जो है आपका अस्तित्व में रहा। प्राचीन महासागर जो है टेथिस सागर है, ये गोंडवाना दक्षिण और लोरेंसिया उत्तर महाद्वीपों के बीच स्थित था, जिसके सिकुड़ने से और भारतीय प्लेट की यूरेशिया से टकराने के परिणाम स्वरूप जो है हिमालय का निर्माण हुआ। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य के मठों में जो है शास्त्रीय नृत्य शैली सतरिया विकसित की गई थी। राइट आंसर जो है आपका यहाँ पर असम जो है हो जाएगा। सतरिया नृत्य जो है असम के वैष्णव मठों में जो है 15वीं शताब्दी में श्रीमंत शंकरदेव के द्वारा विकसित की गई थी, जो भारत के 8 शास्त्रीय नृत्यों में से एक है। यह नृत्य रूप शुरू में जो है सत्रों में धार्मिक अभिव्यक्ति के रूप में जो है किया जाता था। अगला है कि आजीविका राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा किस वर्ष शुरू किया गया। राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी 2011 यहाँ पर हो जाएगा। भारत सरकार ने जो है ग्रामीण विकास मंत्रालय ने जो है जून 2011 में आजीविका राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन NRLM जो है शुरू किया था। अगला है कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो प्रति अम्ल और रेचक का एक समान घटक है, उसे लोकप्रिय रूप से किस नाम से जाना जाता है। राइट आंसर मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो है राइट आंसर हो जाएगा। इसका लोकप्रिय नाम है, केमिकल फार्मूला MgOH2 होता है। यह पेट के एसिड यानी HCl को बेअसर करता है। कब्ज के लिए रेचक के रूप में जो है आंतों में पानी खींचकर मल को जो है नरम करता है। यह एक कमजोर क्षार यानी कि वीक बेस है। अगला है कि भक्ति प्रदीप कुलकर्णी किस खेल के एक प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं। राइट आंसर जो है शतरंज आपका हो जाएगा। वह एक FIDE महिला ग्रैंड मास्टर और इंटरनेशनल मास्टर हैं। 2018 में उन्होंने जो है एशियाई शतरंज चैंपियनशिप महिला जीती थी। 2022 में जो है अर्जुन पुरस्कार से जो है इन्हें सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी संस्था नगर पालिकाओं के नियमित और निष्पक्ष चुनाव के लिए जो है उत्तरदायी है। राइट आंसर जो है राज्य निर्वाचन आयोग इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके संवैधानिक प्रावधान की बात करते हैं तो 74वें संशोधन में जो है भाग 9A जोड़ा गया था। अनुच्छेद 243ZA के तहत नगर पालिकाओं के चुनाव के लिए जो है राज्य निर्वाचन आयोग को जिम्मेदार बनाया गया। यह आयोग जो है स्थानीय निकायों के लिए जो है निर्वाचक नामावली तैयार करने और चुनाव कराने के लिए जो है जिम्मेवार होता है। स्वतंत्र संवैधानिक संस्था है, तो इसको भी याद रखना है। अगला है पाँचवीं पंचवर्षीय योजना जो कि 1974 से लेकर 1979 तक प्रस्तावित थी कि एक अनूठी विशेषता क्या थी। तो इसका राइट आंसर गरीबी हटाओ पर जोर जो है इसका यहाँ पर राइट आंसर था। इसके अलावा ये योजना तो 1974 में शुरू हुआ था, लेकिन 1978 में जो है नई सरकार के द्वारा इसे समाप्त कर दिया गया था। और इस योजना ने जो है पहली बार गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता को मुख्य लक्ष्य बनाया। इस दौरान जो है न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम यानी MNP और 20 सूत्री कार्यक्रम जो है यहाँ पर शुरू किए। अगला है कि निम्नलिखित में से किस नदी का उल्लेख ऋग्वेद में नहीं है। राइट आंसर कृष्णा नदी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऋग्वेद में जो है सप्त सिंधु यानी कि पंजाब हरियाणा क्षेत्र की नदियों का उल्लेख है। कृष्णा नदी दक्षिण भारत में बहती है, जिसका उल्लेख ऋग्वेद में नहीं है। ऋग्वेद में गंगा एक बार उल्लेख किया गया है, यमुना का 3 बार, सरस्वती जो है सबसे पवित्र नदी जो है ऋग्वेद में उल्लेख किया गया है, लेकिन नर्मदा, ताप्ती, महानदी, पेरियार, कृष्णा का उल्लेख नहीं है। अगला जो क्वेश्चन है वो आपका यहाँ पर पूछा कि असमिया कैलेंडर के अनुसार जो है नया साल यानी कि असमिया नववर्ष किस त्यौहार के साथ शुरू होता है, जिसे फसल कटाई के मौसम की शुरुआत के रूप में भी माना जाता है। राइट आंसर रोंगाली बिहू यानी कि बोहाग बिहू, रोंगाली बिहू जो दोनों सेम ही नाम है, इसका राइट आंसर था। और यह अप्रैल के मध्य में मनाया जाता है, जो कृषि कैलेंडर में नई फसल की शुरुआत को दर्शाता है। अगला है इमानी शंकर शास्त्री उन पहले कर्नाटक संगीतकारों में से एक थे जिन्होंने किस संगीत वाद्य यंत्र की पूरी क्षमता का उपयोग करने के लिए जो है कॉन्टैक्ट माइक्रोफोन का उपयोग किया था। तो राइट आंसर बीना ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला है करदम मलेश्वरी ने जो है प्रतिष्ठित मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किस वर्ष जीता था। राइट आंसर 1994-1995 जो है इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। करदम मलेश्वरी की बात करते हैं तो ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली महिला भारतीय भारोत्तोलक बनी और 1994-95 में भारत के सर्वोच्च खेल सम्मान मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार का पहले का नाम था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, बाद में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किया गया। अगला एक निम्नलिखित में से किस उद्योग को जो है सेवा उद्योग माना जाता है। राइट आंसर जो है पर्यटन उद्योग ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। पर्यटन जो है एक सेवा आधारित उद्योग है क्योंकि यह जो है वस्तुओं के उत्पादन के बजाय अनुभव, आवास, परिवहन और आतिथ्य जैसे सेवाएं प्रदान करता है। अगला है कि वह तापमान जिस पर तेल जलना शुरू हो जाता है, धुआं छोड़ता है और खराब स्वाद पैदा करता है, क्या कहलाता है।
राइट आंसर स्मोक पॉइंट धुमांक इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसकी अवधारणा जो है स्मोक पॉइंट खाना पकाने के तेल की स्थिरता को दर्शाता है। इसके प्रभाव की बात करेंगे तो इससे अधिक गर्म करने पर जो है तेल से विषैले पदार्थ निकल सकते हैं। एवोकाडो तेल का धुमांक बहुत ऊंचा होता है, लगभग 271 डिग्री सेल्सियस होता है, जबकि एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल का कम होता है, 163 से 190 डिग्री सेल्सियस होता है। अगला है कि डॉक्टर पीसी महालनोबिस को किस नाम से जाना जाता है। राइट आंसर फादर ऑफ इंडियन स्टैटिस्टिक्स, यानी कि भारतीय सांख्यिकी के जनक जो है यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा जो है पीसी महालनोबिस के जयंती यानी कि 29 जून को जो है भारत में राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के रूप में भी जो है मनाया जाता है। अगला है कि क्रिकेट के नियमों के अनुसार जो है मानक परिस्थितियों में एक नई पुरुष क्रिकेट गेंद का वजन कितना होता है। राइट आंसर 155.9 ग्राम से लेकर 163 ग्राम, यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। न्यूनतम भार जो है 155.9 ग्राम, अधिकतम भार 163 ग्राम तक हो सकता है। और यह नियम जो है एमसीसी के कानून के तहत आता है, कानून 4 के तहत। अगला है कि नील नदी जो लंबे समय से लगभग 6,695 किलोमीटर तक फैली हुई दुनिया की सबसे लंबी नदी के रूप में मान्य है, वह किस क्षेत्र में है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि उत्तर पूर्वी अफ्रीका इसका राइट आंसर हो जाएगा। उत्तर पूर्वी अफ्रीका में स्थित नील नदी जो है लगभग 6,650 से लेकर 6,695 किलोमीटर की लंबाई के साथ दुनिया की सबसे लंबी नदी के रूप में मान्यता प्राप्त है, जो भूमध्य सागर में गिरने से पहले उत्तर की ओर जो है बहती है। अगला क्वेश्चन जो है कि 86वां संवैधानिक संशोधन 2002 के द्वारा भारतीय संविधान में 11वां मौलिक कर्तव्य जो है किस वर्ष जोड़ा गया था। तो राइट आंसर 2002 जो है इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ये जो 86वां जो अमेंडमेंट एक्ट है 2002 में हुआ था, इसके तहत जो है आपका 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा के अवसर जो है प्रदान किया गया था। आर्टिकल 51A में क्लोज के जोड़ा गया था और शुरुआत में मौलिक कर्तव्य 10 थे, लेकिन बाद में जो है आपके जोड़े गए थे 2002 के अमेंडमेंट के माध्यम से ही, और 10 मौलिक कर्तव्य 1976 में जोड़े गए थे 42वां अमेंडमेंट के माध्यम से। अगला है कि नव भारत साक्षरता कार्यक्रम किस वित्तीय वर्ष में शुरू किया गया। राइट आंसर 2022-23 जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ये योजना जो है 22-23 से जो है 26-27 तक के लिए लागू की गई। 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के 5 करोड़ गैर साक्षरों को यहाँ पर कवर करना है। सरकार ने अब जो है एडल्ट एजुकेशन शब्द को बदलकर जो है एजुकेशन ऑफ ऑल कर दिया है। अगला क्वेश्चन है कि राज्य के योजना आयोग बोर्ड का अध्यक्ष कौन होता था। तो इसका राइट आंसर जो है आपका मुख्यमंत्री यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अध्यक्ष आपके मुख्यमंत्री हुआ करते थे। भूमिका की बात करेंगे तो राज्य के सामाजिक आर्थिक उद्देश्य के अनुरूप विकास योजनाओं को तैयार करना, उन पर नज़र रखना। संरचना की बात करेंगे तो यह एक सलाहकार निकाय है जो राज्य के विकास के लिए जिम्मेदार है। अगला है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर जो है रे और बुरी बुट मुख्य रूप से मनाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि अरुणाचल प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। बुरी बुट की बात करेंगे तो अरुणाचल प्रदेश की न्यासी जनजाति के द्वारा, रे की बात करेंगे तो अरुणाचल प्रदेश की इदू मिश्मी जनजाति के द्वारा मनाया जाने वाला फेस्टिवल है। अगला है कि भारत की पहली ट्रांसजेंडर भरतनाट्यम नृत्यांगना कौन है, जिन्हें 2019 में जो है पद्मश्री और मानद डॉक्टरेट से सम्मानित किया गया था। राइट आंसर नर्तकी नटराज ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इनको जो है 2019 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था और भरतनाट्यम के क्षेत्र में इस सम्मान को पाने वाली पहली ट्रांसजेंडर महिला है। उन्हें उनके योगदान के लिए जो है मानद डॉक्टरेट से भी सम्मानित किया गया है और तमिलनाडु सरकार ने उनके जीवन को जो है 11वीं कक्षा के पाठ्य पुस्तकों में भी शामिल किया है। अगला है कि भारत में मुसलमानों के लिए शिक्षा के आधुनिकीकरण के लिए जो है अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि सर सैयद अहमद खां इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके नेतृत्वकर्ता की बात करेंगे तो सर सैयद अहमद खां है। 1875 में इसकी स्थापना हुआ था अलीगढ़ में। इसका जो है संस्था की बात करेंगे तो मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज 1875 में, जो 1920 में जाकर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बना। इसके उद्देश्य की बात करेंगे तो मुस्लिम समुदाय में जो है पश्चिमी शिक्षा, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और सामाजिक सुधार को बढ़ावा देना है। अगला है कि बौद्ध ग्रंथ के अनुसार जो है 6ठी से 34वीं शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान प्राचीन भारत में कितने कुलीन गणराज्य या साम्राज्य या महाजनपद अस्तित्व में थे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि 16 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बौद्ध धर्म में अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथि भगवती सूत्र में जो है इन 16 महाजनपदों की सूची मिलती है, जिनमें मगध, कौशल, वत्स और अवंती सबसे शक्तिशाली था, तो इसको भी याद रखिएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से कि भारत के किस पड़ोसी देश का राज धर्म इस्लाम है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी पाकिस्तान यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। पाकिस्तान के संविधान 1973 के अनुच्छेद 2 के अनुसार जो है इस्लाम देश का आधिकारिक राजकीय धर्म है। बांग्लादेश की बात करेंगे तो बांग्लादेश के संविधान में भी जो है इस्लाम को राज्य धर्म के रूप में मान्यता प्राप्त है, लेकिन साथ ही अन्य धर्मों के पालन की समानता का अधिकार भी सुनिश्चित किया गया है।
नेपाल की बात करेंगे तो हिंदू बहुल है, धर्मनिरपेक्ष देश है। श्रीलंका जो है थेरावाद बौद्ध धर्म को मानता है। म्यांमार जो है बौद्ध धर्म के राजधर्म अलग हैं, तो इसको भी याद रखिएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से किसे संयुक्त राज्य अमेरिका में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया। राइट आंसर विनय मोहन क्वात्रा आपका राइट आंसर हो जाएगा। विनय मोहन क्वात्रा को जो है जो भारत के विदेश सचिव थे, उससे पहले उन्हें जुलाई 2024 में जो है अमेरिका में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया। 1988 बैच के भारतीय विदेश सेवा IFS अधिकारी हैं। अगला 1818 में फ्रेडरिक वॉलर ने जो है किस अकार्बनिक यौगिक को गर्म करके प्रयोगशाला में पहली बार यूरिया का संश्लेषण किया था। राइट आंसर अमोनियम साइनेट जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। वॉलर ने जो है साइनिक अम्ल और अमोनिया का उपयोग करके अमोनियम साइनेट NH4OCN बनाया, जो पुनर्व्यवस्थित होकर यूरिया में जो है बदल गया। अगला है कि सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में विनिवेश का एक प्रमुख उद्देश्य क्या है। राइट आंसर सरकार के लिए राजस्व उत्पन्न करना, इसका राइट आंसर होगा। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों और विनिवेश का प्राथमिक लक्ष्य जो है सरकार के लिए गैर ऋण पूंजीगत राजस्व उत्पन्न करना। यह धन राजकोषीय घाटे को कम करने और बुनियादी ढांचे के विकास और सामाजिक कल्याण योजनाओं को निधि देने के लिए उपयोग किया जाता है। साथ ही घाटे में चल रही कंपनियों का वित्तीय बोझ भी कम करता है। अगला है कि जनजातीय नृत्य कुणबी मुख्य रूप से भारत के किस राज्य में किया जाता है। राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी गोवा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यह जो है गोवा के कुणबी समुदाय के द्वारा किया जाने वाला एक पारंपरिक नृत्य है। यह नृत्य जो है सादगी, कृषि परंपराओं और गोवा के सबसे पुराने बसने वाले संस्कृति को दर्शाता है। महिला पारंपरिक लाल रंग की साड़ियाँ पहनती है। यह त्यौहार सामाजिक समारोह के दौरान किया जाता है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा प्रवाह के अंतर्गत आती है जिसे एक समय काल में मापा जाता है। राइट आंसर इनकम यानी आय हो जाएगा। प्रवाह यानी फ्लो की बात करेंगे तो समय की अवधि से प्रतिदिन प्रतिवर्ष में मापा जाता है। आय व्यय और बचत समय के साथ होने वाले प्रवाह हैं, जबकि धन और बैंक बैलेंस एक निश्चित समय पर स्टॉक है। अगला है कि अर्थशास्त्र में निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा एक समय काल में परिभाषित की जाती है। राइट आंसर केवल प्रवाह यानी ओनली फ्लो, इसका राइट आंसर होगा। प्रवाह की बात करेंगे तो इनकम, व्यय, सकल घरेलू उत्पाद, निवेश, बचत। स्टॉक की बात करेंगे तो धन संपत्ति, बैंक खाते में शेष राशि, पूंजी, जनसंख्या, ये आपका हो जाएगा। ठीक है, तो इन सभी को जो है याद रखिएगा। प्रवाह और स्टॉक में क्या डिफरेंस है। तो इस प्रवाह की बात करेंगे तो समय का आयाम होता है, जैसे प्रतिमाह, प्रतिवर्ष। स्टॉक की बात करेंगे तो ये स्थिर होता है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रायद्वीपीय पठार से नहीं निकलती। राइट आंसर जो है गंडक, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ये नदी जो है प्रायद्वीपीय पठार से नहीं बल्कि नेपाल हिमालय से निकलती है। यह धौलागिरी और माउंट एवरेस्ट के बीच बहती हुई भारत में प्रवेश करती है, गंगा नदी में मिल जाती है। अगला क्वेश्चन है कि लार जंतुओं में भोजन के पाचन में सहायता करती है, मुख्य रूप से क्या करती है। तो ये जो है मंड यानी कि स्टार्च को शर्करा में जो है तोड़ देती है, यानी कि विघटित जो है कर देती है। अगला है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवादों की सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जांच की जाएगी और निर्णय लिया जाएगा, जिसका निर्णय अंतिम होगा। इसका उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है। राइट आंसर अनुच्छेद 71 जो है इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 71 जो है राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति चुनाव विवादों के सर्वोच्च न्यायालय का विशेष और अंतिम अधिकार क्षेत्र है। अन्य प्रावधान की बात करेंगे तो यदि सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा चुनाव शून्य घोषित किया जाता है तो उस तारीख से पहले उनके द्वारा किए गए कार्य अमान्य नहीं होते हैं। अनुच्छेद 54 की बात करते हैं तो राष्ट्रपति के निमाचक मंडल से संबंधित है। अगला है कि निम्नलिखित में से किस गायिका को जो है 2021 में भारत सरकार के तीसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। राइट आंसर कृष्ण नायर शांता कुमारी चित्रा जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यह जो है प्रसिद्ध पार्श्व गायिका है। 2021 में कला के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए भारत के तीसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। केरल से है। उन्होंने जो है कई भारतीय भाषाओं में 25,000 से अधिक गाने भी गाए हैं। अगला है कि क्षार परमाणुओं की तनु गैसों में बोस आइंस्टीन संघनन की उपलब्धि के लिए एरिक ए कॉर्नल, वोल्फगैंग कैटरले और काली वाइमन को संयुक्त रूप से नोबेल पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया। राइट आंसर 2001, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि भारत का सबसे पुराना फुटबॉल क्लब कौन सा है। राइट आंसर शारदा FC हो जाएगा। आमतौर पर मोहन बागान जो कि 1889 को जो है भारत का सबसे पुराना मौजूदा क्लब माना जाता है, लेकिन ऐतिहासिक रिकॉर्ड के अनुसार जो है शारदा FC की स्थापना उससे पहले भी हुई थी, 1889 से पहले भी। अगला है कि भारतीय संविधान के किस भाग और अनुच्छेदों में जो है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत शामिल है DPSP।
तो राइट आंसर भाग 4 36 से 51 अनुच्छेद इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा कुछ प्रमुख डीपीएसपी के आर्टिकल्स हैं, उसको याद रखिएगा। जिससे अनुच्छेद 36 में राज्य की परिभाषा दिया गया है। अनुच्छेद 37 में जो है इन सिद्धांतों का अनुप्रयोग न्यायालय के द्वारा लागू नहीं होगा, उसके एप्लीकेशन दिए गए हैं। इसके अलावा अनुच्छेद 38 जो है राज्य लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए सामाजिक व्यवस्था सुनिश्चित करेगा, हुआ है। आर्टिकल 39(1) की बात करेंगे तो समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता है। अनुच्छेद 40 की बात करेंगे ग्राम पंचायतों का संगठन है। अनुच्छेद 44 जो है नागरिकों के लिए समान नागरिक सहायता संबंधित है। अनुच्छेद 50 जो है कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण, उससे संबंधित है। अनुच्छेद 51 जो है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना, उससे संबंधित है। अगला है कि मोखरियों को किस राजा ने जो है दावा किया कि उसने प्रवर्तिवादों के गुप्तों को हराया? तो राइट आंसर जो आपका होगा सर्ववर्मन, ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। मौखरी वंश के राजा सर्ववर्मन ने जो है प्रवर्तिवादों के गुप्तों को हराने का दावा किया था। उनके असीरगढ़ अभिलेख से पता चलता है कि उन्होंने दामोदर गुप्त या परवर्ती गुप्तों के साथ संघर्ष में विजय प्राप्त की, जिससे मौखरियों की शक्ति बढ़ी। अगला है कि 2011 की जनगणना के अनुसार जो है भारत के किस राज्य में लिंगानुपात में अंतर सबसे कम है, अर्थात जहां महिलाओं की संख्या पुरुषों की तुलना में सबसे बेहतर यानी अधिक है? राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी यानी केरल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। केरल में लिंगानुपात सबसे अधिक है, 1084 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष पर है, जिसका अर्थ है कि यह अंतर नकारात्मक है, महिलाओं के पक्ष में सबसे बेहतर है। अगला है कि भारत की पहली पेशेवर खो खो लीग टूर्नामेंट का नाम पूछा गया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि अल्टीमेट खो खो हो जाएगा। 2022 में शुरू हुआ था, भारत की पहली फ्रेंचाइज आधारित लीग है जो खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा आयोजित की जाती है। अगला है कि 2016 में पंडित बिरजू महाराज को किस फिल्म के लिए जो है सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफर का फिल्म पुरस्कार जो है दिया गया था? राइट आंसर जो है बाजीराव मस्तानी, ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 2016 में प्रसिद्ध कथक नर्तक पंडित बिरजू महाराज को जो है फिल्म बाजीराव मस्तानी के गीत मोहे रंग दो लाल के लिए जो है सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफर का फिल्म पुरस्कार यहाँ पर उनको दिया गया। उन्होंने इस ऐतिहासिक ड्रामा में दीपिका पादुकोण के नृत्य दृश्यों को यहाँ पर जो है निर्देशन किया था। अगला है कि निम्नलिखित में से किस महापुरुष ने जो है 15वीं-16वीं शताब्दी में असम में सतरिया नृत्य की शुरुआत की थी? राइट आंसर श्रीमंत शंकरदेव यहाँ पर राइट आंसर हो जाएंगे। महान वैष्णव संत हैं। इसके अलावा इसका उद्देश्य वैष्णव धर्म के प्रसार और भक्ति आंदोलन के माध्यम के रूप में 15वीं शताब्दी में शुरुआत की। इसके नामकरण की बात करते हैं तो ये नृत्य असम के वैष्णव मठों जिन्हें सत्र कहा जाता है में उत्पन्न और विकसित हुआ, इसलिए इसे सतरिया कहा जाता है। वर्ष 2000 ईस्वी में जो है संगीत नाटक अकेडमी के द्वारा इसे शास्त्रीय नृत्य का यहाँ पर दर्जा दिया गया। अगला है कि डैश के कारण भारत में सभी पंचवर्षीय योजनाओं को समान महत्व नहीं दिया गया। राइट आंसर संसाधनों की कमी, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। भारत में वित्तीय प्राकृतिक मानव संसाधन की सीमित उपलब्धता के कारण जो है सभी पंचवर्षीय योजनाओं को समान महत्व नहीं दिया गया और सरकार को क्षेत्रों की प्राथमिकता यहाँ पर देनी पड़ी। अगला है कि 1 जनवरी 2026 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार जो है भारत में कितने राष्ट्रीय त्यौहार यहाँ पर जो है मनाए जाते हैं? 4 ऑप्शन जो है आपको यहाँ पर दिए जाएंगे। उन 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन नंबर 3 का होगा, जो कि बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। भारत की बात करते हैं तो 3 आधिकारिक राष्ट्रीय त्यौहार हैं। 26 जनवरी जो है उस समय हम लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं, क्योंकि 26 जनवरी 1950 को जो है हमारा जो संविधान है वो आपका भारत में पूरे तरीके से जो है आपका यहाँ पर लागू हुआ था। ठीक है, उसके उपलक्ष्य में मनाते हैं, लेकिन उससे पहले का भी इतिहास है, क्योंकि 26 जनवरी 1930 को जो है पहली बार झंडा फहराया गया था। ठीक है, भारतीय स्वाधीनता दिवस मनाया गया था और इसी दिवस को ऐतिहासिक बनाने के लिए जो है 26 जनवरी 1950 को जो है संविधान लागू किया गया, जिससे कि ये दिन ऐतिहासिक रहे और हर साल सेलिब्रेट हो। और उसी में जो है हम लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं। स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को मनाते हैं। 15 अगस्त 1947 को आप सभी को मालूम है कि हमारा भारत जो है देश आज़ाद हुआ था ब्रिटिशर्सों से। ठीक है, तो उसके उपलक्ष्य में मनाते हैं। इसके अलावा गांधी जयंती की बात करेंगे तो 2 अक्टूबर को मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? क्योंकि इस दिन जो है 2 अक्टूबर 1869 को जो है गांधी जी का जन्म हुआ था, इस कारण जो है हम लोग मनाते हैं। और इस दिन जो है हम लोग अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस भी मनाते हैं। ठीक है, तो आप इसको भी याद रखिएगा। यही 3 त्यौहार जो है भारत में यहाँ पर आपका राष्ट्रीय हैं, बाकी सब त्यौहार जो है नॉर्मल त्यौहार हैं। ठीक है, तो इसको भी याद रखना है। अगला है कि भारत सरकार के द्वारा जो है जैव प्रौद्योगिकी विभाग की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? 4 ऑप्शन था। एक ऑप्शन आपका 7वीं पंचवर्षीय योजना का था, ऑप्शन नंबर सी जो कि बिल्कुल राइट आंसर था। इसके स्थापना की बात करेंगे तो 1986 में हुआ था। इसके मंत्रालय की बात करते हैं तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा जो है इसे संचालित जो है किया जाता है। तो ये रहे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
जो कि आपके एग्ज़ाम में यहाँ पर आ सकते हैं। बाकी अगर इसका PDF चाहिए, जो भी लोग वीडियो के अंत तक देखे हैं उनके लिए जो है एक आपका यहाँ पर जो है एक तरह से कह सकते हैं सरप्राइज है कि आप जो है व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके जो है आज तक के सभी PDF को जो है आप यहाँ पर ले सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट आपको यहाँ पर दे दिया जाएगा। व्हाट्सएप नंबर की बात करेंगे तो 9973741666 जो है आपका व्हाट्सएप नंबर है। यहाँ पर संपर्क करके जो है आप इस PDF को मतलब कि ले सकते हैं। जिन्होंने भी क्लास अंत तक देखा है, बस ये जो संदेश है हम तक पहुँचा दीजिएगा। बाकी SSCD के टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं प्रीमियम वाला में, तो जुड़ सकते हैं। ये सभी लाभ जो है आप यहाँ पर उठा सकते हैं। बाकी वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।